Hello friends. So let's start with the concept of motion in tth second. मतलब कभी आपने सुना होगा ना कि अगर कोई आपसे पूछे कि थर्ड सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या कोई आपसे पूछे कि फोर्थ सेकंड में कितना हुआ तो उसको हम कैसे निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टी सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर हमको ये निकालना है टी सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो टीएथ सेकंड का फिर क्या मतलब होता है। टीएथ सेकंड का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर मैं आपको कहूँ कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन नाइन्थ सेकंड, तो नाइन्थ सेकंड का मतलब होगा कि 8 सेकंड हो जाने के बाद से लेकर 9 सेकंड तक। ठीक है, मतलब घड़ी में अगर जैसे ही जहाँ पर कांटा 8 सेकंड पर गया तो 8 सेकंड के ठीक बाद से 9 सेकंड तक बीच में एक छोटा सा टाइम गैप आता है ना, सो दैट टाइम गैप इज नाइन्थ सेकंड। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज 10th सेकंड, तो 10 सेकंड का मतलब ये हो जाएगा कि 9 सेकंड हो गया, 9 सेकंड होने के बाद से 10 सेकंड होने तक जो गैप होगा दैट गैप इज 10th सेकंड। ठीक है, तो वैसे ही टीएथ सेकंड का गैप क्या होगा। टीएथ सेकंड का गैप का मतलब हुआ कि टी -1 सेकंड लेकर के टी सेकंड्स तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड। तो हम इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमको ये करना है कि डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड विल बी डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी -1 सेकंड, है ना। टी सेकंड्स में जितना डिस्प्लेसमेंट माइनस टी -1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वही डिस्प्लेसमेंट होगा टीएथ सेकंड में। ठीक है, तो हमें हमारा सिंपल दोनों के लिए इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी -1 लेंगे इस बार। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए टी-1 स्क्वायर। क्लियर है आई होप। तो ये जो वैल्यू आपको आएगी ये वैल्यू कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू आप एक बार वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि ये सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है। सो आई होप आपने खुद से ड्राइव करने की कोशिश की हो। तो यहाँ पर हम इसको क्या क्या लिख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है यू टी है, इधर भी यू टी है। इस टर्म को अगर आप एक्सपैंड कर दो तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं यू टी माइनस यू प्लस a/2 टी स्क्वायर +1 माइनस 2t। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ये। चलिए मैं ब्रैकेट एक बार पूरा ही ओपन कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। a t² / 2 माइनस यू टी लिखेंगे माइनस साइन की वजह से, फिर ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस और ये माइनस तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ a t² / 2, ये +1 × a/2 फिर आखिर में माइनस, तो यानी कि माइनस ऑफ a/2 एंड अगेन 2t मल्टीप्लाई बाई a/2 विथ माइनस साइन एंड अगेन ए माइनस साइन, तो दो माइनस की वजह से फिर से प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 80। ठीक है, अब सिंपली आप देखिए क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, यू टी माइनस यू टी कैंसिल हो रहा है, a t² / 2 माइनस a t² / 2 भी कैंसिल हो रहा है। तो क्या टर्म बचा आपका, टर्म जो बच रहा है दैट इज u प्लस a/2 अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2t-1। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर दिखाई दे रहा हो कि क्यों ऐसा लिखा मैंने a/2 कॉमन लिया अगर, तो ए टी का टर्म यहाँ चला गया, ये जो टर्म है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और माइनस a/2 बच रहा था तो उसको मैंने वन a/2 कॉमन लिया तो अंदर बचा -1। सो दिस स्टेटमेंट दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन
टीएथ सेकेंड, ठीक है। सो दैट इज u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1, ओके। इस फॉर्मूले को याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप एकदम इसको अलग से याद रखो, बट अगर ये मैंने ड्राइव कर दिया, अगर याद है तो कोई बुराई भी नहीं है, और अगर नहीं याद है तो भी आपको पता है कि आपको कैसे इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। मतलब फॉर्मूले को आपको सीधा ड्राइव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन में सीधा आप पुट कर दोगे कि अगर 4th सेकंड में पूछ रहा है तो 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। आपको अगर 20th सेकंड में पूछ रहा है तो 20 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट माइनस 19 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसी तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है कि देयर इज अ कार विच कैन attain a speed of attain a speed of 21 meter per second in 4 seconds from rest, ठीक है। एंड assumption ये है that acceleration of the car a is constant, ठीक है। तो कार जो है वो रेस्ट से 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव कर लेती है जस्ट इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमें इस पर डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या होगा, सिंपल 21 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, राइट। आई होप सबको ये इक्वेशन याद हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो ये वैल्यू हमारे आ गई 5.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड है कि व्हाट इज द डिस्टेंस कार ट्रेवल्स इन 4 सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें 4 सेकेंड्स में। क्या हो जाएगा, आई होप सब किसी को अभी तो जस्ट हमने वही एक्सप्रेशन देखा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू क्या हमारा 0 क्योंकि कार स्टार्ट हुई है रेस्ट से, तो सीधा हम लिखेंगे हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह पर लिखेंगे 5.25 और टाइम की जगह पर लिखेंगे हम 4, तो 4 स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू आपको आएगी 42 मीटर, ओके। हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने सीखी। तो अभी हमने जस्ट इसके एक्सप्रेशन सीखा है कि 4th सेकेंड में जो फॉर्मूला है वो, या किसी भी टीएथ सेकेंड या एनएथ सेकेंड में फॉर्मूला वो क्या है, दैट इज यू प्लस ए बाई 2 2t माइनस 1। तो u क्या हमारा रेस्ट, तो वो तो 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5.25 बाई 2 2t, टी क्या है हमारा 4, तो 4 इंटू 2 8 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 18.37 मीटर्स, ओके। सो आई होप समझ गए आपकी डिस्टेंस इन 4th सेकंड या 3rd सेकंड कैसे निकालेंगे। अगर हमको डिस्टेंस इन 3rd सेकंड निकालना होता तो यहाँ पर टी की जगह पर सिंपली 3 पुट करते हैं। डिस्टेंस इन 5 सेकंड निकालना है तो टी की जगह पर 5 पुट करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई है, ये एक्सप्रेशन अभी जस्ट हमने यहाँ से ड्राइव की कि अगर 4th सेकंड के लिए निकालना है तो हम डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड का एक्सप्रेशन, ओके। चलिए आई होप ये सिंपल सा सिचुएशन था, आप समझ गए हम। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर लर्निंग के थ्रू विच इज़ inertia, okay। Right, so inertia, what is this inertia? This is basically, this word basically has been driven from Newton's first law। तो न्यूटन साहब ने हमें पहला लॉ क्या दिया था,
न्यूटन सबका पहला लॉ था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी in motion will remain in that state of motion until and unless an external force has been applied on it। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन साहब का पहला लॉ। न्यूटन साहब ने फिजिक्स में बहुत सारे लॉज दिए हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत फिजिक्स पढ़नी पड़ी, बट कोई नहीं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ हमारी रियल लाइफ में, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। तो ये भी उनमें से एक पहली सीख है कि body at rest will remain at rest and a body in motion will remain in that state of motion until and unless an external force has been applied on it। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए रखा हुआ है एक टेबल पर, ये हवा में नहीं है, वो जस्ट आपको दिखाई दे इसलिए मैंने इसे थोड़ा ऊपर बनाया है। तो ये टेबल पर रखा हुआ है, आपके आसपास देखो कोई भी चीज़ अगर रखी हुई है टेबल पर, आप उसको टच मत करो, वो वैसे ही रहेगी, है ना, जो उसका स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। तो सिंपली बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि जो चीज़ रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे वो वैसे ही रहेगी। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगाओगे, इसको धक्का पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट फिर यहाँ से घूम करके कुछ आगे बढ़ेगा। अब इस पर कंटिन्यूसली फोर्स लगाते रहोगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि ये कार कुछ भी, जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। ठीक है, आसपास कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ मत सोचिएगा अभी, जब तक मैं खुद से यहाँ से नहीं बोलूँ कि कोई फोर्स आपको इमेजिन करनी है, आप अभी खुद से कुछ मत इमेजिन कीजिए। एकदम आइडियल सिचुएशन है कि बस एक कार है, एक ट्रैक पर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अगर इसके रास्ते में और कोई चीज़ नहीं आती है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कोई फोर्स नहीं आता है, तो क्या होगा आप खुद सोचिए, ये इसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। हमारा न्यूटन पहला क्वेश्चन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन तो तब लगेगा ना किसी ऑब्जेक्ट पर जब आप उस ऑब्जेक्ट पर किसी तरह का फोर्स लगाओगे। व्हेन देयर विल बी नो फोर्स देन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स नहीं है, इफ फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, है ना। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो अगर एक्सेलरेशन का टर्म हमारा यहाँ पर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि v इज इक्वल टू यू, यानी कि जिस भी ये इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था वो कंटिन्यूसली उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही ये रुकने की तरफ जाएगा, ना ही इसका स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, बस ये इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यही है ना ये कि बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें चेंज कब करेंगी, ये जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था वो कब मूव किया, जब आपने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, ये कोई चीज़ अगर चल रही है, अब अगर मान लीजिए हम इस पर एक ब्रेक लगाएं, तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, ब्रेक क्या है, एक तरह का फोर्स है, फोर्स लगाइएगा तब जाकर क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, या अगर आप एक्सेलरेशन लगाइएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये लॉ आप समझ गए। तो अब हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से कि एक ऐसा बलून टाइप कुछ है जो कि ग्राउंड लेवल से
500 मीटर की हाइट पर है और ये ऊपर जा रहा है, और किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड, और इस बलून के ऊपर एक ऐसा कॉइन रखा हुआ है, ठीक है। तो बलून के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ था, बलून क्या थोड़ा स्लिपरी है, तो ये कॉइन क्या हुआ, स्लिप कर गया। तो कॉइन स्लिप कर गया तो क्या हो गया, बलून से अलग हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि कितनी देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम विल कॉइन कम बैक टू अर्थ या कम बैक टू ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड से क्या है, ये 500 मीटर की हाइट पर है, ये मतलब ये जो एक्स्ट्रा आपको हाइट दिख रही है इसको इग्नोर कीजिए, ये जस्ट एक मतलब अज्यूम कीजिए कि ये बहुत छोटा सा है। तो 500 मीटर की हाइट पर बलून भी है, 500 मीटर की हाइट पर ये कॉइन भी है, और जिस टाइम पर ये 500 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से, उसी टाइम पर बलून स्लिप कर गया। तो आपको बताना है कि कितनी देर के बाद ये ग्राउंड तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप ऑब्वियसली मुझे आप बता नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने घर पे ये वीडियो देख रहे हैं, बट आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप मुझे बता रहे होते, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि स्लिप करने के बाद ये कॉइन पहले नीचे स्लिप होगा या ऊपर जाएगा या सेम हाइट पे रहेगा। आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले सोच लीजिए क्या होगा। आई होप आपने कुछ सोचा हो। मुझे अच्छी खासी गट फीलिंग है कि शायद आपने ये सोचा है कि स्लिप किया है तो ये नीचे आएगा। अगर आपने ये सोचा तो अब ज़रा आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, पीछे जाइए, और वो लॉ ऑफ इनर्शिया जो था उसको एक बार फिर से पढ़िए। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन इट। ये जो कॉइन था यहाँ पर, इसको किसी ने आके धक्का नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ, ना इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये कॉइन जस्ट स्लिप कर गया। तो व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस कॉइन, ये स्टेट ऑफ मोशन ऊपर की तरफ था, बिकॉज जब ये कॉइन इस बलून के ऊपर था, तो जब बलून की वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कॉइन की वेलोसिटी भी क्या थी, 50 मीटर पर सेकेंड। बलून का मोशन का डायरेक्शन क्या था, ऊपर की तरफ, इसका मतलब कि कॉइन का भी मोशन का डायरेक्शन क्या होगा इनिशियली, ऊपर की तरफ। वाई, इट्स सिंपली इनर्शिया। जब ये बलून के ऊपर ये कॉइन रखा हुआ था, जैसे ही ये कॉइन स्लिप हुआ, यानी कि इससे अलग हुआ, जब अलग हुआ तो उस टाइम पर बलून खुद ऊपर जा रहा था, तो बलून के साथ ये कॉइन भी क्या था, ये कॉइन भी ऊपर जा रहा था। तो जब अलग हुआ, दिस कॉइन विल कैरी अवे द वेलोसिटी ऑफ दिस बलून, तो ये पहले ऊपर जाएगा, तो पहले ये ऊपर की तरफ जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अभी हमने पिछले वर्टिकल मोशन के चैप्टर में ये चीज़ समझी है कि जब भी कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा होता है तो ग्रेविटी हमेशा नीचे काम कर रही होती है, तो ग्रेविटी जो नीचे काम कर रही है वो क्या करेगी, वो इसकी स्पीड को कम करेगी। तो फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, और फिर उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू होगा और फाइनली आकर के ये कुछ ग्राउंड को हिट करेगा थोड़ी देर के बाद। अब में से जिन लोगों को ये बात मेरी यकीन नहीं हो रहा है, तो ज़रा एक दूसरा सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं, ठीक है, और कार की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड या 50 किलोमीटर पर आवर, जो भी। कभी आपको कार से उतरना होता है और कार एक अच्छी खासी स्पीड पर मूव कर रही है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले कार को रोकते हैं, है ना, कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, कार की वेलोसिटी को आप बना देते हैं ज़ीरो, उसके बाद फिर आप कार का गेट खोलते हैं और फिर आप कार से बाहर निकलते हैं, राइट। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों नहीं आप एक 25 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई कार है और आप बस गेट खोले बाहर निकल गए, 25 ही क्यों, 100 किलोमीटर पर आवर से चलती हुई गाड़ी है, और अगर आपको गाड़ी से बाहर निकलना है बस गेट खोलिए, बाहर उतर जाइए, जा करके एक कोक की बोतल लीजिए, कोक पीजिए, फिर आके गाड़ी में बैठ जाइए। नहीं कर सकते ना ऐसा।
गाड़ी को पहले रोकना पड़ता है। क्यों रोकना पड़ता है? इसलिए रोकना पड़ता है क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर थे तो जो गाड़ी की स्पीड थी वही आपकी स्पीड थी। आप इमेजिन करो, आप गाड़ी के सीट पे बैठे हुए हो, आपको सामने इंडिकेटर पे दिखाई दे रहा है कि गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर टच हो रही है। तो जब आप उस सीट पे बैठे हुए हो तो उस वो जो सीट है गाड़ी के अंदर, उसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर है, और उस स्पीड पे जो बंदा बैठा हुआ है उसकी स्पीड भी 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस गाड़ी से कनेक्टेड कोई भी चीज़ होगी, जो भी उस गाड़ी के साथ चल रही है, अंदर में कोई भी सामान रखा हुआ है, एवरीथिंग, हर एक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप गेट खोल के जस्ट बाहर निकल जाओगे तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। मतलब उससे आप इंजर्ड होते हो। क्यों इंजर्ड होते हो? क्योंकि आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, आप गेट खोले और जस्ट बाहर जंप कर गए। जैसे ही आप गेट खोल के बाहर जंप करोगे, आपकी स्पीड तुरंत हो जाएगी ज़ीरो, आप गिर जाओगे ज़मीन पर। तो 100 किलोमीटर पर आवर से आप ज़ीरो पे आ गए, यानी कि आपने एक बहुत हाई एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस किया ना। एक्सेलरेशन दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो टेक्निकली आपने एक हाई रिटार्डेशन एक्सपीरियंस किया। जब आप एक हाई रिटार्डेशन एक्सपीरियंस किया, मान लीजिए आपको, आपकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, आप बस गेट खोले, बाहर जंप किए और आप ज़मीन पे गिरे, आपकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। इस बीच में मान लीजिए टाइम लगा जस्ट 1 सेकेंड। तो आप सोचो कि आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ। आपका जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया ज़ीरो माइनस 100 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 100 इंटू 18/5, नहीं 5/18, क्योंकि ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में ना, तो इसको 5/18 से डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड बाई टाइम, टाइम विच इज़ 1 सेकेंड। यानी कि आपका एक्सेलरेशन लगा माइनस ऑफ 500/18। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो अपने मास से। आपकी बॉडी का वेट मान लो 50 kg है, यानी कि आपको जो फोर्स लगा होगा वो कितना लगा होगा? वो लगा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 50 इंटू मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम जिसमें देखूँ तो 500/18, इतना न्यूटन फोर्स लगा। दिस फोर्स इज गुड इनफ टू ब्रेक द बोन्स इन योर बॉडी। इट्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ फोर्स। तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको इंजरी हो जाएगी। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप गाड़ी से जैसे ही आप स्टेप आउट करते हैं, तो जो गाड़ी की स्पीड होती है वही आपकी स्पीड होती है, और अगर आप सडनली रुक जाएंगे तो एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन लगेगा। इसलिए कभी आपने सुना है, कभी आपसे किसी ने कहा हो कि अगर चलती हुई गाड़ी से उतरना है, मजबूरी है, मान लीजिए चलती गाड़ी से उतरना है, आपका स्टॉपेज छूट गया, आपको बस से उतरना पड़ रहा है, ऐसे कभी मत कीजिएगा। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस। बट अगर कभी करना पड़े तो कोशिश कीजिए कि ये जो डिनोमिनेटर में टाइम है ना, इसको बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइएगा? आप सिंपली तुरंत जंप करके रुक मत जाइएगा, कूदिए, और कूदने के बाद उसी डायरेक्शन में आप थोड़ा देर दौड़िए। उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ा देर दौड़ने की वजह से आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। ये टाइम 1 सेकेंड से बढ़ा करके अगर आपने 20 सेकेंड कर लिया, तो सोचिए कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 की जगह पर 20 आ जाएगा। तो उससे आपका जो फोर्स है वो काफ़ी कम हो गया ना, 20 टाइम्स कम हो गया। तो फिर उस केस में क्या होगा, इंजरी काफ़ी कम हो जाएगी आपकी। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अगर कभी मजबूरी में उतरना पड़े चलती हुई गाड़ी से, तो जंप करके आगे की डायरेक्शन में कूदो। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कभी नहीं कूदना, वो मतलब सबसे खतरनाक है। वो कैसे खतरनाक है वो आपको मैं वेक्टर सिखाने के बाद समझा पाऊंगा। वो ठीक उल्टा हो जाएगा उस केस में। तो चलिए हम लोग आते हैं वापस से अपने पॉइंट पर कि क्या इनर्शिया हम समझ रहे थे। तो जब भी, कहने का मतलब यही था कि जब भी आप चलती हुई गाड़ी से उतरेंगे तो जो गाड़ी की स्पीड वही आपकी स्पीड। इस बात को आप मानते हैं, आई होप। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है ना, कि अगर ये रूल अगर आप पे अप्लाई हो रहा है तो फिजिक्स का रूल हर एक चीज़ पर इक्वली अप्लाई होता है, तो इस कॉइन पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर इस कॉइन को इनिशियली, जब ये कॉइन बलून के साथ था, तो जो बलून की स्पीड है और जो डायरेक्शन है बलून का, वही इस कॉइन की इनिशियल स्पीड और डायरेक्शन होगा। तो अगर चलते हुए बलून से कोई चीज़ स्लिप करेगी तो वो पहले ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी सिंपली 50 ऊपर की तरफ। फिर धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद क्या होगा? अब जब ये ऊपर जा रहा है तो ये बलून से अलग हो गया। अब इस पर क्या काम कर रहा है? इस पर काम कर रहा है सिर्फ ग्रेविटी, नीचे की तरफ, है ना। ये ऊपर जा रहा है बेसिकली। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को 50 से जीरो कर देगा। जब जीरो हो जाएगा तो इसके बाद ये फर्दर और ऊपर नहीं जा सकता। फिर क्या होगा? ये सीधा
नीचे। ठीक है, बात समझ में आई क्या कर रहा है? तो रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में होता है कि अगर आप मान लीजिए एक कहीं किसी बिल्डिंग के टावर पर है ना, छोटा सा कोई एक पार्टिकल है, वो स्लिप कर गया, वो स्लिप करके वो आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि ये बिल्डिंग जो थी ये हवा में ऊपर नहीं जा रही थी, ये बिल्डिंग रेस्ट पे थी। तो जब वो स्लिप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, वही जो कि बिल्डिंग की थी, यानी कि जीरो। तो जब जीरो हुई तो ऑब्वियसली बात है वो जस्ट नीचे गिरेगा। आप 3-4 लेक्चर पीछे देखेंगे तो मैंने एक जगह पर एक्सप्लेन किया हुआ था, एक जगह पर, कि अगर सेम हाइट से हम एक पार्टिकल को जस्ट ड्रॉप करा रहे हैं, या एक पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहा है, और एक पार्टिकल को तेज़ी से नीचे फेंक रहे हैं, तो ये वाला केस है अभी जो हो रहा है। इस बार आप ऊपर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, वो अपने आप ऊपर चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्पीड प्रोवाइडेड बाय द बलून। ठीक है, तो अब आई होप अगर आप इनर्शिया समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, एक कंसेप्ट अगर हम समझिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इज़ वेरी इजी। हमें क्या करना है, बस हमें सिंपली इक्वेशन लगानी है, एक बार में हम सॉल्व कर लेंगे। मुझे बताओ कि ये जो कॉइन है ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो ओबियसली पूरा पाथ हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है अगर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका, इसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी कि बस ये हाइट, तो ये हाइट कितनी है, जितनी हाइट पर वो पहले था, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका -500। -500 आई होप सबको पता है क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, यानी कि 50t प्लस हाफ ऑफ जी की जगह क्या लेंगे, -10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए। आई होप ये इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं हो, बिकॉज ऐसे इक्वेशन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, टी स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव बना लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये पहले -5 हो गया, इसको आप इधर ले आओ और 5 से हर एक टर्म को डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर -10t -500 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, हमने 5 से इस टर्म को इधर ले आए तो ये हो गया +5t² -50t और -500, फिर 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली डिवाइड कर दिया, तो t² -10t, अच्छा -100, एक्चुअली 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 बचेगा, तो -100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं बस बीच का स्टेप छोड़ रहा हूँ, या लिख ही दूँ, चलिए लिख ही देता हूँ, पता चला आप कन्फ्यूज़ हो गए तो मसला हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हुआ, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो -100 इक्वल्स टू 10t -t², सबको माइनस ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये t² का टर्म इधर ले आए तो +t², ये 10t का टर्म इधर ले आए तो -10t, और ये -100 पहले से इधर था तो -100 इक्वल टू 0। अब ये एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई होप आप सॉल्व कर लेंगे और आपको टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड फर्दर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।